वेलकम टू द लॉ पिलर। दिस साइड तान्या सिंगर। आज हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पर इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो क्वेश्चंस हैं मेरे। मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे नेशनल लॉ होता है वो वायलेट होता है तो हम इंडियन कोर्ट्स में जाते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है ये कौन बनाता है, कैसे बनते हैं और इनके वायलेट होने पे हम कौन से कोर्ट में जाते हैं, कैसे इन्फोर्स कराते हैं, कैसे लीगल वैलिडिटी डिसाइड करते हैं। तो बस यही सब समझने के लिए हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कैसे उनको फॉलो किया जाता है। पर आज की क्लास में हम देखेंगे कि कहाँ से निकल के आया है इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कैसे कौन से ज्यूरिस ने इसको डिफाइन किया है और कैसे इसको इंटरनेशनल लॉ को लीगली वैलिड माना गया है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपनिंग में जो डेफिनेशन दी है वो देखते हैं। वो क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज अ नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स। मतलब ओपनिंग बोलते हैं कि ये कस्टमरी और जो कन्वेंशनल रूल्स हैं, इंटरनेशनल लॉ बेसिकली वो है। कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स को ही हमने नाम दे दिया इंटरनेशनल लॉ का। एक और ज्यूरिस्ट है बेरली, जेल बेरली, वो बोलते हैं कि लॉ ऑफ नेशंस क्या है? बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन। बेसिकली रूल्स तो ये भी मानते हैं, बॉडी ऑफ रूल्स तो ये भी मानते हैं, बट ये अपनी डेफिनेशन को थोड़ा और एक्स्ट्रा एज देते हुए बोलते हैं कि इट इज जस्ट नॉट द बॉडी ऑफ रूल्स बट इट इज ऑल्सो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन। तो हमें याद करने के लिए क्या समझ में आया? हमें एक तरीका मिल गया। हमें तरीका ये मिला कि जब ओपनिंग ने अपनी डेफिनेशन में दी तो उन्होंने सिर्फ कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स को इंपॉर्टेंट बोला, बट जब बेरली की बात आई तो उन्होंने क्या बोला कि इट इज जस्ट नॉट द बॉडी ऑफ रूल्स बट इट इज ऑल्सो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन। अब बात आती है कि ओरिजिन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो टर्म है, इंटरनेशनल लॉ जो टर्म है, वो कहाँ से हुआ? तो जो जेरेमी बेंथम थे उन्होंने इस टर्म को ओरिजिन दिया था, मतलब इसको नाम दिया था। इससे पहले हम इसे बोलते थे लॉ ऑफ नेशंस या फिर जस जेंटियम। लॉ ऑफ नेशंस, एक नेशन का नहीं, बहुत सारे नेशंस के लिए जो लॉ है वो ही तो है इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ ये जो टर्म है ये जेरेमी बेंथम ने दी है। इसके पहले हम इसको बोलते थे लॉ ऑफ नेशंस, जो कहाँ से निकल के आया है? जेंटियम से। जेंटियम यानी कि नेशंस, एक नेशन के लिए नहीं, बहुत सारे नेशंस के लिए जो लॉ है वही है हमारा इंटरनेशनल लॉ। टर्म दी थी जेरेमी बेंथम ने, याद रखना है क्योंकि यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये टर्म किसने दी है, किसने इस टर्म को कॉइन किया है, तो वो है जेरेमी बेंथम। अब एक कंसेप्ट आता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वर्सेस प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। थोड़ा तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, पब्लिक मतलब जो थोड़ा जिसका कंसेप्ट, जिसका एस्पेक्ट जो होगा वो थोड़ा वाइडर होगा, और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कुछ प्राइवेट सिटीजन्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, बट हम इसको थोड़ा वाइडर एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो बात करता है इंटरनेशनल लॉ विच इज एप्लीकेबल बिटवीन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WHO वगैरह। और जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो बात करता है जो प्राइवेट सिटीजन्स होते हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आता है, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट होगा या फिर कोई मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट होगा, तो वो चला जाता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में। बट अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में कुछ हो रहा है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो वो जाता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के तहत। हम हमारी क्लासेस में, क्योंकि यूजीसी नेट के सिलेबस में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ दिया हुआ है, तो हम हमारी क्लासेस में भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ही कवर करेंगे। इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में बेसिकली सब्जेक्ट्स कौन आते हैं? प्राइमरीली स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और प्राइवेट में कौन आता है? प्राइवेट सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इसका स्कोप इंटर स्टेट रिलेशन, दो स्टेट्स का रिलेशन डिफाइन करता है, दो सिटीजन्स का या दो प्राइवेट सिटीजन्स का नहीं। जबकि जो प्राइवेट इंटरनेशनल है उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट कोई है, मैरिज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, अडॉप्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है, क्रॉस बॉर्डर्स, तो वो डिसाइड किया जाता है। ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है? इसका रेगुलेशन कैसे होता है? इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कस्टम से। इसका म्यूनिसिपल या डोमेस्टिक लॉज जो होते हैं स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट्स के, उस तरीके से डिसाइड होता है। और इसको लॉ ऑफ नेशंस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बेसिकली जो दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट आ रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज। अब आ जाता है हमारे पास वो कंसेप्ट जो बहुत डिबेटेबल है कि भाई क्या पब्लिक इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ, कोई लॉ उसको हम ट्रू लॉ की तरह ट्रीट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, ये तो हमने देखा।
अब कौन से ज्यूरिस्ट ये मानते हैं कि इट इज अ ट्रू लॉ और कौन से मानते हैं इट इज नॉट अ ट्रू लॉ, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो जॉन ऑस्टिन है, जो कि पॉजिटिविस्ट है, बेसिकली एनालिटिकल स्कूल से ये आते हैं, और इनकी जो थ्योरी है लॉ को डिफाइन करने की, वही इनकी थ्योरी है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है या नहीं ये डिफाइन करने की। तो इनका कहना है कि जो लॉ है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ यानी कि इंटरनेशनल लॉ है, वो लॉ नहीं है। उस इंटरनेशनल लॉ को ये बोलते हैं पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी। क्यों बोलते हैं पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी? जब ये बोलते हैं कि इट इज अ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी, इसका मतलब ये है कि लॉ फॉलो करना, इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना कोई मैंडेट नहीं है, इट इज जस्ट अ मोरालिटी विच वी फॉलो। जैसे हम कोई मोरली काम करते हैं वैसे ही इंटरनेशनल लॉ है, जब तक लगे सही है फॉलो कर लो, जहां लगे नहीं है सही वहां मत फॉलो करो। बेसिकली ये बोलते हैं कि इट इज वॉलंटरी इन नेचर, हर किसी के लिए फॉलो करना मैंडेट नहीं है। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ को टर्म करते वक्त इसको ये पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी कहते हैं। और ये अपने जस्टिफिकेशन में बोलते हैं कि 3 चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लॉ में नहीं होती, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ। पहला कि लैक्स अ सोवरेन अथॉरिटी, इसको बनाने के लिए, क्योंकि हर लॉ को बनाने के लिए एक अथॉरिटी होती है जो लॉ बनाती है, तो जब इंटरनेशनल लॉ बनाया जाता है तो वो कोई सोवरेन अथॉरिटी नहीं होती। इंटरनेशनल पार्लियामेंट, इनका मानना था कि कोई सोवरेन अथॉरिटी नहीं है, पहला रीजन जिसकी वजह से ये बोलते हैं कि इट इज नॉट अ लॉ, इट इज नॉट अ ट्रू लॉ। दूसरा रीजन वो बोलते हैं कि लैक्स अ कमांड, मतलब कि जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि कोई कमांड हो, उसमें कुछ लिखा हुआ हो कि आपको वो फॉलो करना होगा, इस तरीके से फॉलो करना होगा, और कोई अथॉरिटी है जो कमांड दे रही है। तो इनका मानना है कि ऐसी कोई अथॉरिटी होती ही नहीं है जो कमांड दे सके, जो कोई ऐसी कोई कमांड दे सके जो फॉलो करनी है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट वन इज लैक्स सैंक्शन एनफोर्समेंट मशीनरी। बेसिकली हमने देखा है कि अगर कोई लॉ वायलेट करता है तो उसके लिए एक लीगल एनफोर्समेंट मेजर होता है उसको एग्जीक्यूट कराने का, कि अगर किसी ने लॉ वायलेट किया है तो बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि क्रिमिनल लॉ में हम देखते हैं कि उसको इम्प्रिजनमेंट वगैरह हो सकती है, सिविल लॉ में हम देखते हैं कि उसको कॉम्पनसेशन वगैरह देना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कराने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट इंटरनेशनल लॉ में ऐसी कोई मशीनरी होती ही नहीं है जिससे हम उसके एक्शंस को जो है एग्जीक्यूट करवा पाए। लॉ को वायलेट करने के लिए कुछ एग्जीक्यूशन का कोई तरीका नहीं होता है। ये 3 रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि इट इज नॉट अ ट्रू लॉ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हॉलैंड। ये इनका कहना है कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इन हिज ओपिनियन इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। बहुत बड़ी बात ये कह देते हैं, ये मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जैसे ही हम बोलते हैं और इंटरनेशनल लॉ के साथ हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को रखते हैं, तो जैसे इंटरनेशनल लॉ बोलना शुरू करते हैं मतलब कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनका मानना था कि जैसे इंटरनेशनल स्टेज की बात आती है जो लीगल कैरेक्टर होता है वो वैनिश होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रूल्स वॉलंटरी होना स्टार्ट हो जाते हैं। वही हमने जैसा कि ऑस्टिन की डेफिनेशन में हमने डिफाइन करने की कोशिश की थी, वो ये मानते थे कि उनका कहना था कि इट इज पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी। हॉलैंड का कहना है कि इट इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। जैसे ही हम इंटरनेशनल लॉ की बात करेंगे, क्योंकि रूल्स वॉलंटरी होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात इसमें खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। जो चीज वॉलंटरी है वो उसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस के कंसेप्ट अप्लाई नहीं होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसने दी है ये डेफिनेशन कि इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये दी है हॉलैंड ने। नेक्स्ट आता है हमारे पास वो कौन से लोग हैं, वो कौन से ज्यूरिस्ट हैं जो ये बोलते हैं कि इट इज अ ट्रू लॉ, इट इज अ वैलिड लॉ। हमने 2 देखे जो ये बोलते हैं कि इट इज नॉट अ ट्रू लॉ। कौन कौन से थे वो? तो जॉन ऑस्टिन जो इंटरनेशनल लॉ को क्या डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी, और दूसरे हमने देखे थे हॉलैंड जो ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब हम ये देखते हैं कि वो लोग कौन है जो बोलते हैं कि इट इज अ ट्रू लॉ। सबसे पहले हमारे पास है पोलक। पोलक ये बोलते हैं कि फॉर अ लॉ टू एग्जिस्ट इट जस्ट नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट किस चीज को मानते हैं कि भाई अगर एक पॉलिटिकल कम्युनिटी ने किसी कंट्री की पॉलिटिकल कम्युनिटी ने उसको लॉ मानना स्टार्ट कर दिया है तो फिर वो बाइंडिंग है और इट इज अ लॉ। तो पोलक की डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या हो गया, पोलक यानी कि पॉलिटिकल कम्युनिटी। ये इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिटी को। दूसरे हमारे पास हॉल एंड लॉरेंस, ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ फॉलोज कस्टम्स एंड प्रेसिडेंट जस्ट लाइक म्युनिसिपल लॉ। तो जैसे कि म्युनिसिपल लॉ में कस्टम्स और प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंटरनेशनल लॉ जो फॉलो करता है वो कस्टम और प्रेसिडेंट को करता है, इसलिए इट इज लॉ। तो याद रखने का तरीका क्या है, हॉल एंड लॉरेंस एंड कस्टम एंड प्रेसिडेंट। तो इन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दी है, कस्टम एंड प्रेसिडेंट को। और यूएन और आईसीजे बोलता है कि मॉडर्न इन्फोर्समेंट बाय द यूएन चार्टर एंड आईसीजे रूलिंग प्रूव इट्स लीगल नेचर। बेसिकली हमारे पास यूनाइटेड नेशन का चार्टर है और आईसीजे का चार्टर है जिसमें बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम
जिससे हम अगर कोई लॉ वायलेट करता है तो उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, इसीलिए इट इज अ ट्रू लॉ। तो हमने दो डेफिनेशंस ऐसी देखी जिसमें इंटरनेशनल लॉ को ट्रू लॉ माना गया। पहला है पॉलक, जो कि इंपॉर्टेंस देते हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी को। अगर पॉलिटिकल कम्युनिटी ने माना है, रिकॉग्नाइज किया है कि ये बाइंडिंग है, तो उसको बाइंडिंग माना जाता है। एंड दूसरे हैं हॉल एंड लॉरेंस, जो ये बोलते हैं कि कस्टम और प्रेसिडेंट जैसे हम म्युनिसिपल लॉ में फॉलो करते हैं वैसे ही हम इंटरनेशनल लॉ में भी फॉलो करते हैं, इसलिए इट इज अ ट्रू लॉ, और इसको भी ये ट्रू लॉ मानते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के फाउंडर कौन है। तो फाउंडर का नाम है ह्यूगो ग्रोशियस। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनको माना जाता है। और इनकी जो बुक थी डी जोरे बैले एक्ट पेसिस, यानी कि द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, इसको ही अथॉरिटी माना जाता है जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया था, जैसे बताया था। He secularized IL by basing it on natural reason rather than divine decree। बेसिकली ये बोलते हैं कि there is a natural reason जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल लॉ को लॉ मानते हैं। तो याद रखना है फादर कौन है इंटरनेशनल लॉ के, ह्यूगो ग्रोशियस। इनकी बुक का नाम क्या है, डी जोरे बैले एक्ट पेसिस, यानी कि द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। अब हम बात करने वाले हैं कि इंटरनेशनल लॉ है उसका बेसिस क्या है, कौन सी थ्योरी के बेसिस पे इंटरनेशनल लॉ आया है। तो एक तो थ्योरी है जो बात करती है कि इंटरनेशनल लॉ आया है नेचुरलिस्ट थ्योरी पे। नेचुरलिस्ट थ्योरी जो है वो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ेंगे कि बाय लॉ, बाय नेचर, बाय हायर रीजन कोई चीज आई है तो वो लॉ है, यानी कि उसके लिए हमने कोई कंसेंट नहीं दी है, उसके लिए कोई लीगल रूल्स वगैरह नहीं आए हैं, उसके लिए जो आया वो है हायर रीजन, यानी कि बाय गॉड, जो हमें पहले से ही पता है कि वो चीज हमें फॉलो करनी है, उसी को बोलते हैं हम नेचुरलिस्ट थ्योरी। पॉइंट दैट देयर इज अ हायर रीजन व्हाई लॉ इज लॉ, यानी कि मोरालिटी, रीजन, रिलीजन, इन सारी चीजों के बेसिस पे इंटरनेशनल लॉ आया है। तो इट इज आइडेंटिकल टू लॉ ऑफ नेचर। इसके जो प्रोपोनेंट थे वो थे सैमुअल पिफेंड्रॉफ, आइडेंटिफाइड आईएल कंप्लीटली विद द लॉ ऑफ नेचर। राइट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ विल। बेसिकली विल स्टेट की है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, इसलिए बाय नेचर जो चीज हमें मिली है वो हमें एक्सेप्ट करनी ही करनी है। ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ भी हमें बाय नेचर मिला है, बाय हायर रीजंस मिला है, जिसकी वजह से हमें उसको एक्सेप्ट करना है। और उसके प्रोपोनेंट से ध्यान रखना है सैमुअल पिफेंड्रॉफ। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी थ्योरी, वो है पॉजिटिविस्ट थ्योरी, जो बोलती है कि लॉ इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस थ्रू एक्सप्रेस और टेसिट कंसेंट। मतलब कि जो चीज हम एक्सप्रेसली बनाते हैं, जो चीज हम एक्सप्रेसली लेजिस्लेट करते हैं, जिसको फॉर्म किया जाता है, वो होता है लॉ। और वैसे ही इंटरनेशनल लॉ है कि अगर इंटरनेशनल लॉ को हमने एक्चुअली एक्सप्रेसिवली फॉर्म किया है, बनाया है, तो हम उसको इंटरनेशनल लॉ मानते हैं। तो ये आया है विल ऑफ द स्टेट, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब स्टेट अपनी विल दिखाएगी, जब स्टेट अपनी एक्चुअल मेंटल कंडीशन दिखाएगी, हाँ हम इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना चाहते हैं, उसको बनाते हैं, प्रॉपरली लेजिस्लेट करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तभी हम इंटरनेशनल लॉ को लॉ मान सकते हैं। तो जरूरी है कि एक्सप्रेस कंसेंट आए, तभी इंटरनेशनल लॉ को एक्चुअली लॉ माना जाता है। और इसके प्रोपोनेंट थे एंजेलोती, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिविस्ट माने गए हैं। यानी कि पॉजिटिविस्ट जो थ्योरी है पूरी ये बात करती है कि कोई भी लॉ सिर्फ लॉ तभी बनता है जब उसको लेजिस्लेट किया जाता है, जब उसको बनाया जाता है। वो नेचुरल लॉ में बिलीव नहीं करता है। नेचुरल लॉ जो होता है वो ये बात करता है कि हायर रीजन है जिसकी वजह से कोई भी चीज आई है, बट पॉजिटिव लॉ ये बोलता है कि एक लॉ सिर्फ तब बन सकता है जब उसको एक्चुअली में एक्सप्रेसली लेजिस्लेट किया जाए। सेम एंजेलोती यही मानते थे। तो बेसिकली जो पॉजिटिव थ्योरी है वो बात करती है कि विल ऑफ स्टेट इज इक्वल्स टू लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन सिर्फ तब आएगी जब स्टेट्स ने अपनी विल शो की होगी उस चीज को मानने की। विल शो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इंटरनेशनल लॉ में, जैसे कि जो ट्रीटीज, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल्स एक्सेट्रा बनाए जाते हैं, उसके थ्रू इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली में आता है, टेक प्लेस करता है। अब आ जाता है कंसेंट थ्योरी। कंसेंट थ्योरी बोलती है कि जब स्टेट आइडेंटिफाई और एक्नॉलेज कर लेंगी रूल्स को अपने आप पे बाइंडिंग, तब माना जाएगा कि इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली में आ गया है। कंसेंट देने का मतलब है ट्रीटीज को अपने स्टेट में एक्चुअली में फॉर्म करना। जैसे कि अगर कोई इन्वायरमेंट एक्ट है, कोई इन्वायरमेंट पे कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई है और उस कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे कोई कंट्री अपने कंट्री में लॉ बना ले, तो हम मान लेंगे कि उसने अपनी कंसेंट दी है। कंसेंट कैसे दी है? क्योंकि उसने उस ट्रीटी को मानते हुए अपनी कंट्री में कोई लॉ बनाया है, तो मान लिया जाएगा कि स्टेट ने अपनी कंसेंट दे दी है। और एक और थ्योरी है जो है ऑटो लिमिटेशन की थ्योरी, जो कि जीलिंग ने दी थी, जो ये बोलते हैं कि जब कोई कंट्री अपनी सोवरेनिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हुए पूरे लॉज, इंटरनेशनल लॉज को मानना स्टार्ट कर देती है, तब माना जाता है कि वो लॉ एक्चुअली में इंटरनेशनल लॉ है।
द वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ सोवरेनिटी बाय द स्टेट्स देमसेल्व्स व्हेन दे गिव देयर असेंट टू इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने के लिए अपनी कंट्री की सोवरेनिटी को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देना, यानी कि अपने लॉज को भी इसी तरीके से बनाना जैसे कि इंटरनेशनल लॉ बोल रहा है, तब माना जाएगा कि उसने अपनी कंट्री में, उस कंट्री ने इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट किया है। तो ये 4 थ्योरी थी। पहली थी नेचुरलिस्ट थ्योरी, दूसरी थी पॉजिटिविस्ट थ्योरी, तीसरी थी कंसेंट थ्योरी एंड द फोर्थ वन वाज ऑटो लिमिटेशन थ्योरी। ये सारी थ्योरीज बस यही बताती हैं कि कब इंटरनेशनल लॉ को लॉ माना जा सकता है। अलग अलग थ्योरीज का कहना है कि इंटरनेशनल लॉ को इस तरीके से हम एक्चुअली में लॉ मान सकते हैं। अब आ जाता है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बात करता है मोनोइज्म वर्सेस ड्यूअलिज्म। मोनोइज्म वर्सेस ड्यूअलिज्म का जो कंसेप्ट है वो ये बात करता है कि कोई इंटरनेशनल लॉ एक कंट्री में कब नेशनल लॉ बन जाता है। बेसिकली इसमें हम बात करते हैं इंटर रिलेशन की, इंटर रिलेशन ऑफ लॉज। इंटर रिलेशन ऑफ लॉज मतलब, इंटर रिलेशन ऑफ लॉज का मतलब होता है कि अगर कोई लॉ इंटरनेशनल लेवल पे है पर मुझे अपनी कंट्री में, मुझे अपनी कंट्री यानी कि एक कंट्री को, उसको अपनी कंट्री में लॉ बनाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी। क्या वो डायरेक्टली इंटरनेशनल लॉ है इसलिए एक कंट्री उसको लॉ मान लेगी, या फिर उस कंट्री को अपनी कंट्री में भी कोई लॉ पास करना पड़ेगा तभी वो इंटरनेशनल लॉ उस कंट्री में एप्लीकेबल होगा। तो इसके दो कंसेप्ट हैं। जो मोनोइज्म का कंसेप्ट है वो ये बोलता है कि इट इज अ सिंगल लीगल ऑर्डर। क्या मतलब? इसका मतलब ये कि अगर एक बार इंटरनेशनल लॉ आ गया है तो एक कंट्री उसको डायरेक्टली अपनी कंट्री में अप्लाई कर सकती है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक ट्रीटी आई है, उस ट्रीटी के बेसिस पे भी अगर कोई लॉ वायलेट करता है तो उस ट्रीटी के बेसिस पे भी केस फाइल किया जा सकता है। ये होगा मोनोइज्म का कंसेप्ट। तो ये मानता है कि इट इज सुपीरियर और इंटीग्रेटेड, नो ट्रांसलेशन नीडेड फॉर नेशनल एप्लीकेशन। उसको अपनी कंट्री में भी अलग से लॉ ला करके पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इंटरनेशल लेवल पे कोई लॉ बन गया है तो वो नेशनल लेवल पे भी एक्सेप्टेड माना जाएगा। ये कंसेप्ट है मोनोइज्म का और इसके फॉलोअर हैं कैल्सन एंड ल्यूटरपैक्ट। बट एक और कंसेप्ट है जो ये मानता है कि नहीं, सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे कोई लॉ बन जाने से वो एक कंट्री फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं है। एक कंट्री को उसको फॉलो करने के लिए एक अपने कंट्री में भी खुद से एक लॉ लेके आना पड़ेगा। इंडिया जो है वो ड्यूअलिज्म के कंसेप्ट को फॉलो करता है। कैसे, हमें कहां से पता चलता है कि इंडिया जो है वो ड्यूअलिज्म के कंसेप्ट को फॉलो करता है? आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 ये बोलता है कि अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी वगैरह साइन हुई है जिसमें इंडिया पार्ट है तो उसको इंडिया में फॉलो करवाने के लिए इंडिया में लॉ बनाना पड़ेगा, कोई भी ट्रीटी वगैरह को इंडिया में एप्लीकेबल करवाने के लिए। तो ड्यूअलिज्म का कंसेप्ट जो है वो ये बोलता है कि इट इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट, म्युनिसिपल लॉ से अलग है इंटरनेशनल लॉ, और अगर उसको रेगुलेट करना है अपनी कंट्री में तो वही लॉ लेके आना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो हमें कहाँ से पता चलता है कि इंटरनेशनल लॉ कहाँ कहाँ से आए? तो आर्टिकल 38 जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो बताता है कि 4 सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के। उसके अलावा भी क्लॉज 2 जो है वो एक और चीज बताता है। बट क्लॉज 1 में क्या लिखा है कि एक तो इंटरनेशनल कस्टम, इंटरनेशनल कन्वेंशंस यानी कि जो ट्रीटीज हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल कस्टम्स, उसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, और उसके बाद है जुडिशियल डिसीजंस एंड ज्यूरिस्टिक वर्क्स। ध्यान रखना है कि ये क्रोनोलॉजी में ही चलते हैं कि सबसे पहले अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस को देखा जाएगा, अगर वो कोई कन्वेंशन नहीं है तो फिर कस्टम को देखा जाएगा, कस्टम भी नहीं है तो जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश की जाएगी, और अगर कोई जनरल प्रिंसिपल्स भी निकल के नहीं आ पा रहा है तो अगर पहले से कोई जुडिशियल डिसीजन है तो उसको, नहीं तो फिर कोई ज्यूरिस्टिक वर्क्स, अगर पहले से कोई किताब वगैरह लिखी हुई है ऐसे किसी डिस्प्यूट पे तो उसको फॉलो किया जाएगा। तो क्या आ जाता है? पहले कन्वेंशंस, फिर कस्टम्स, फिर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड फिर जुडिशियल डिसीजंस। अब जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस यानी कि जो ट्रीटीज हैं उसके बारे में कहाँ पे दिया हुआ है? तो जो वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज है उसमें जो आर्टिकल 2 है वो डिफाइन करता है कि व्हाट अ ट्रीटी इज। तो क्या बोलता है? ट्रीटी क्या है? एक एग्रीमेंट है जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा स्टेट जो एस्टैब्लिश करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन देम गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ। तो ट्रीटी मतलब 2 स्टेट्स जब कोई रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, 2 स्टेट्स अपने बीच में रिलेशन, और वो जो रिलेशन है वो कौन गवर्न कर रहा है? इंटरनेशनल लॉ गवर्न कर रहा है। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी स्टेट ऐसी ट्रीटी को वायलेट करता है तो इसके लिए हम किसी नेशनल लेवल पे किसी नेशनल कोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि हम आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे।
तो यही है ट्रीटी, दो स्टेट्स के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है जिसके वायलेशन पे हम किसी नेशनल कोर्ट में नहीं बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं। इसलिए इसको गवर्न कौन करता है, इस ट्रीटी को गवर्न, ये ट्रीटी गवर्न होती है बाय इंटरनेशनल लॉ। प्रिविटी ऑफ ट्रीटीज बोलती है कि पैक्टा टर्टिस नैन नोसिट नैस प्रोस्टन, यानी कि ट्रीटीज बाइंड ओनली द पार्टीज नॉट थर्ड स्टेट विदाउट कंसेंट, कि अगर दो स्टेट्स के बीच में ही ट्रीटी साइन हुई है तो वो सिर्फ उन दो स्टेट्स के बीच में रहेगी, तीसरी स्टेट पे वो तभी अप्लाई कर सकती है जब वो कंसेंट दे। इसी को बोलते हैं हम प्रिविटी ऑफ ट्रीटीज का कंसेप्ट। अब आ जाता है हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिम जो है पैक्टा sunt servanda, जो ये बोलती है कि एग्रीमेंट्स मस्ट बी कैप्ट, मतलब कि अगर कोई ट्रीटी साइन हुई है, कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो लीगली बाउंडिंग होगा, फुलफिल इन गुड फेथ द ऑब्लिगेशंस दे हैव अज्यूम्ड अंडर द इंटरनेशनल ट्रीटीज। अगर आप कोई भी ऑब्लिगेशन आप अज्यूम कर चुके हो क्योंकि आपने कोई ट्रीटी साइन की है, कोई पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो इट मस्ट बी कैप्ट इन नो कंडीशन, इट कैन नॉट बी वायलेट। ये बात करता है आर्टिकल 26 ऑफ VCLT यानी कि वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969, जो अभी हम देख रहे थे, जिसके आर्टिकल 2 में हमने देखा था कि ट्रीटी डिफाइंड है। और आर्टिकल 27 इसको और क्लैरिफाई करते हुए ये बोलता है कि स्टेट कैन नॉट इन्वोक डोमेस्टिक लॉ एज जस्टिफिकेशन फॉर फेलियर टू परफॉर्म ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि ये बोलता है कि आपके डोमेस्टिक लॉ को एज जस्टिफिकेशन आप नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे ट्रीटी एप्लीकेबल होगी, आपको ट्रीटी अप्लाई करनी होगी। डोमेस्टिक लॉ कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होगा ट्रीटी को फुलफिल ना करने का। कोई ये नहीं बोल सकता है कि हमने ट्रीटी को इसलिए फॉलो नहीं किया क्योंकि डोमेस्टिक लॉ में उससे डिफरेंट बात लिखी हुई थी। ट्रीटी मस्ट बी फॉलोड, पैक्टा sunt servanda, पैक्ट्स मस्ट बी कैप्ट, एग्रीमेंट्स मस्ट बी फुलफिल्ड इन गुड फेथ, ऑब्लिगेशन मस्ट बी फुलफिल्ड इन गुड फेथ। यही है पैक्टा sunt servanda का कंसेप्ट। अब हमारे पास आता है कि टर्मिनेशन कब हो सकता है ट्रीटीज का। तो 6 कंडीशंस हैं जहां पे ट्रीटी को भी टर्मिनेट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। सबसे पहला, सबसे बेसिक, अगर म्यूचुअल कंसेंट हो, एग्रीमेंट्स टू टर्मिनेट बाय ऑल द पार्टीज। अगर पार्टीज बोल दे कि हमें आगे फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो पहला कंडीशन हो गया जहां पे ट्रीटी को टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरा इज मटेरियल ब्रीच, वायलेशन बाय वन पार्टी अलाउज अदर्स टू सस्पेंड टर्मिनेट, कि अगर किसी एक पार्टी ने ट्रीटी को वायलेट कर दिया है तो बाकी भी उसको सस्पेंड या टर्मिनेट करवा सकती हैं। तीसरा इज इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एसेंशियल फॉर परफॉर्मेंस, अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि वो परफॉर्म ही नहीं की जा सकती ट्रीटी तो भी उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। फोर्थ इज रेबस सिक स्टैंटिबस, यानी कि फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर सर्कमस्टेंसेस इस तरीके के आ चुके हैं जहां पे ट्रीटी को फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर ऐसे केस में सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे वो ट्रीटी को टर्मिनेट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट वन इज आउटब्रेक ऑफ वॉर, कि अगर वॉर हो चुकी है तो ट्रीटी टर्मिनेट हो ही जाती है जनरली। एंड जस्ट कॉजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कंफ्लिक्ट विद न्यू प्रीएम्प्टरी नॉर्म, कोई इस तरीके का नया नॉर्म आ चुका है जो कि पुरानी ट्रीटी से कंफ्लिक्ट में है, उसके अगेंस्ट में है, तो उस न्यू प्रीएम्प्टरी नॉर्म को फॉलो करने के लिए भी हम ट्रीटी को टर्मिनेट करवा सकते हैं, कर सकते हैं। अब आ जाता है केस स्पेन वर्सेस कनाडा का। जो केसेस हैं वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलग से एक साथ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास है इंटरनेशनल कस्टम। दो चीजें होती हैं, एक होता है यूसेज, एक होता है कस्टम। यूसेज इज नॉट लीगली बाइंडिंग, कस्टम इज लीगली बाइंडिंग। तो यूसेज बेसिकली क्या है, हैबिट और प्रैक्टिस दैट हैज नॉट टेकन बाइंडिंग फॉर्म, बट कस्टम इज समथिंग विच इज एन एस्टैब्लिश्ड यूजेज दैट हैज क्रिस्टलाइज्ड इनटू बाइंडिंग लॉ। तो कस्टम इज बाइंडिंग लॉ बट यूसेज इज नॉट बाइंडिंग, यूसेज इज नॉट इन द बाइंडिंग फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास जस्ट कॉजेंस का कंसेप्ट, जो ये बोलता है कि प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स होंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फ्रॉम विच जीरो डेरोगेशन इज परमिटेड। जैसे कि हमने बोला कि प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स वो होते हैं जिससे कोई भी कंट्री वायलेट नहीं कर सकता है, जो हर कंट्री को फॉलो करना है क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहे हैं। दे बाइंड ऑल स्टेट्स रिगार्डलेस ऑफ कंसेंट, आपने कंसेंट दिया है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कौन कौन से प्रीएम्प्टरी नॉर्म, कि जेनोसाइड का प्रोहिबिशन होगा, दूसरा स्लेवरी प्रोहिबिटेड होती है, तीसरा अग्रेशन को प्रोहिबिशन माना जाता है। तो आपने भले कंसेंट दिया है या नहीं दिया है, अगर कोई भी कंट्री इन 3 चीजों में से कुछ भी वायलेट करती है, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, अगर इसको वायलेट करती है तो ऐसा माना जाएगा कि उस कंट्री ने जस्ट कॉजेंस यानी कि प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स को वायलेट किया है और इंटरनेशनल को वायलेशन से माना जाता है। अब हमारे पास कंसेप्ट आता है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स का। ये कंसेप्ट क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स का कंसेप्ट ये होता है कि एक कंट्री फॉर्म हुई, बट कब माना जाएगा कि वो फॉर्म हो गई, क्योंकि सिर्फ फॉर्म हो जाने से कंट्री एग्जिस्टेंस में नहीं आती। जब तक बाकी कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, फॉर्मली एक्नॉलेज नहीं करती, तब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं मानी जाती।
बट ऐसा नहीं है कि फॉर्मली एक्नॉलेजमेंट होगा तभी एक कंट्री एग्जिस्टेंस में आती है। इसकी भी अलग अलग डॉक्ट्रिन्स हैं, जो कुछ बोलती है कि फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट जरूरी है, बट कुछ मानती है कि डी फैक्टो रिकॉग्निशन यानी कि बाय फैक्चुअल एग्जिस्टेंस भी हम किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज्ड मान सकते हैं। तो फॉर्मल, ये सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो हम जो देखते हैं वो है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में बोला गया है कि फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट बाय एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी एज अ स्टेट, यानी कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन बोलती है कि एक स्टेट को रिकॉग्नाइज सिर्फ तभी किया जाएगा, तभी माना जाएगा जब फॉर्मली वो एक्नॉलेज है बाकी कंट्रीज के द्वारा। तो जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है वो क्राइटेरिया क्या देती है, 4 क्राइटेरिया देती है। पहला है परमानेंट पॉपुलेशन, दूसरा है डिफाइंड टेरिटरी, तीसरा है इफेक्टिव गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस। यानी कि एक कंट्री की परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक टेरिटरी डिफाइंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाउंड्री समझ ही नहीं आ रही है उस कंट्री की कौन सी है, 2 कंट्रीज डिस्प्यूटेड में है कि भाई ये हमारी बाउंड्री है कि ये उसकी बाउंड्री है, ऐसा नहीं है। एक डिफाइंड बाउंड्री होनी, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, इफेक्टिव गवर्नमेंट जिसकी बातें सब लोग मानते हैं, जो इफेक्टिवली उस कंट्री को कंट्रोल कर रही है, तभी माना जाएगा कि वो कंट्री एग्जिस्टेंस में है, रिकॉग्नाइज्ड है। एंड द 4 इज कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन, यानी कि उसके पास एक सोवरेनिटी होनी चाहिए, कोई और कंट्री उस पर रूल ना कर रही हो, वो अपने खुद के सोवरेन रिलेशंस मेंटेन करती हो। ये 4 चीजें होंगी तभी हम मानेंगे कि जो एक कंट्री है वो एक्चुअली एग्जिस्टेंस में है, फैक्चुअली एग्जिस्टेंस में है। बट वही कि इसकी और भी डॉक्ट्रिन्स हैं, जो थ्योरीज हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, जो ये बोलती हैं कि एक कंट्री कब रिकॉग्नाइज मानी जाएगी। तो जो सबसे पहली थ्योरी है वो है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, जो ये बोलती है कॉन्स्टिट्यूटिव, जैसा कि उसका नाम बता रहा है कि एक कंट्री तभी कॉन्स्टिट्यूट होगी जब उसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो रिकॉग्निशन को कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कंडीशन प्रेसिडेंट यानी कि इंपॉर्टेंट कंडीशन मानती है। सबसे पहली कंडीशन मानती है कि कंट्री एग्जिस्ट तब करेगी जब फॉर्मली उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और इसके सपोर्टर जूरिस्ट हैं हीगल, एंजेलोती एंड ओपनहेम, क्योंकि ये याद रखना है, बहुत बार यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के प्रोपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हीगल, एंजेलोती एंड ओपनहेम। बट इसकी एक और थ्योरी है जो है डिक्लेरेटरी थ्योरी, जो ये बोलती है कि एक जो स्टेटहुड है वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता है, बट आपके पास एविडेंस होने चाहिए कि वो है, एक्चुअली में है, फैक्चुअली एग्जिस्टेंस में है, बट उसके लिए कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है कि दूसरी कंट्रीज उसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज करें। तो ऑटोमेटिक वाली जो चीज है वो आ जाती है डिक्लेरेटरी थ्योरी में। आर्टिकल 3 जो है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन का, वो ये बोलता है कि पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिकॉग्निशन, कि एक कंट्री पॉलिटिकली एग्जिस्ट करती है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको रिकॉग्निशन मिला है या नहीं मिला है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी का कहना क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कहती है कि फॉर्मल रिकॉग्निशन इज इंपॉर्टेंट बिफोर अ कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड, बट डिक्लेरेटरी थ्योरी बोलती है कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर कंट्री, इफ इट इज फैक्चुअली एग्जिस्टेड तो वो कंट्री मान ली जाएगी कि एग्जिस्टेंस में है। अब हमारे पास आता है डी फैक्टो वर्सेस डी ज्योर रिकॉग्निशन। डी फैक्टो रिकॉग्निशन बोलता है कि अगर आपके पास टेम्पररी रिकॉग्निशन भी आ गया, फैक्चुअली भी कंट्री एग्जिस्ट करना स्टार्ट करती है, तो वो डी फैक्टो रिकॉग्निशन है। बट जो डी ज्योर होता है वो परमानेंट होता है, उस कंट्री को जब कोई दूसरी कंट्री हटा नहीं सकती है, उसकी बाउंड्रीज को इधर उधर नहीं कर सकती है, तो ऐसा माना जाता है कि उसके पास डी ज्योर रिकॉग्निशन है। दूसरा है एस्टैब्लिशमेंट। इसमें डी फैक्टो रिकॉग्निशन जनरली जो रिवॉल्ट वगैरह से निकल के आती है जो कंट्री, वो होती है, बट जो डी ज्योर रिकॉग्निशन होता है वो जनरली पीसफुल होता है। उसके बाद जो डिप्लोमेसी होती है उसमें कोई फुल रिलेशंस आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, बट आप इसमें फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस दूसरी कंट्रीज के साथ बना सकते हो और इसको रिवोक किया जा सकता है इजीली। बट डी ज्योर रिकॉग्निशन को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। आप एक बार डी ज्योर रिकॉग्निशन किसी कंट्री को मिल गया है तो ऐसा माना जाता है उसको बाय लॉ वो रिकॉग्निशन मिला है और फिर वो इसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता है एट इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है डॉक्ट्रिन्स। कौन कौन से डॉक्ट्रिन्स क्या बोलती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो डॉक्ट्रिन है वो एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन, जो ये बोलती है कि स्टेट शुड सीज फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ रिकॉग्निशन, जस्ट मेंटेन विड्रॉ डिप्लोमेट्स बेस्ड ऑन डी फैक्टो एग्जिस्टेंस। तो इनका कहना ये है कि डी फैक्टो एग्जिस्टेंस इज द एग्जिस्टेंस जिसके बेसिस पे कंट्री को रिकॉग्नाइज किया जाता है। दूसरी डॉक्ट्रिन है टोबार डॉक्ट्रिन, जो ये बोलती है कि रिकॉग्निशन शुड बी विदहेल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट दैट कम्स टू पावर बाय अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोबार डॉक्ट्रिन को याद करने का तरीका है टू बार, बार मतलब रोकना। तो जो डॉक्ट्रिन रोक रही है वो है टोबार डॉक्ट्रिन, क्योंकि ये बोल रही है कि आप जो एग्जिस्टेंस में आए हो, जो कंट्री एग्जिस्टेंस में आई है वो आई है अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स मतलब बाय नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ऐसी कंट्री को रिकॉग्निशन नहीं देंगे, मिल गया है तो विथहेल्ड कर लेंगे, मतलब हटा लेंगे। तो एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन बात करती है डी फैक्टो की और टोबार डॉक्ट्रिन बात करती है बार करने की, रोकने की, रिकॉग्निशन
if the country is in existence through unconstitutional means. नेक्स्ट हमारे पास डॉक्ट्रिन आती है, वो है स्टिम्सन डॉक्ट्रिन, जो ये बोलती है कि रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज एनी टेरिटोरियल मॉडिफिकेशंस और ट्रीटीज अचीव्ड थ्रू अनलॉफुल मिलिट्री एग्रेशन। जो हमने टोबार डॉक्ट्रिन देखी थी, उसमें क्या बोला था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू कंट्री रिकॉग्नाइज की गई है, बट जो हमने स्टिम्सन डॉक्ट्रिन है उसमें देखा अनलॉफुल मिलिट्री एग्रेशन। ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं, उसमें था अनलॉफुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, और स्टिम्सन डॉक्ट्रिन बोलती है अनलॉफुल मिलिट्री अग्रेशन। और जो बेटनकोर्ट डॉक्ट्रिन है वो ये बोलती है कि एब्सोल्यूट डिनाइल, इसमें तो एब्सोल्यूटली ही डिनाइल कर दिया गया रिकॉग्निशन को टू एनी रिजीम दैट राइजेस टू पावर बाय अ रॉ मिलिट्री फोर्स। अगर मिलिट्री फोर्स के थ्रू कोई कंट्री रिकॉग्नाइज की जा रही है तो उसको तो बिल्कुल ही रिकॉग्निशन अलाउड नहीं है। तो हमने कौन कौन सी डॉक्ट्रिन देखी, पहली देखी हमने एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन जो कि डिफेक्टो की बात करती है, दूसरी देखी हमने टूबार डॉक्ट्रिन जो कि बोलती है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से ना तो किसी कंट्री को रिकॉग्निशन मिलेगा, और अगर मिल भी गया है तो उसको विथहेल्ड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इज स्टिम्सन डॉक्ट्रिन जो ये बोलती है कि अनलॉफुल मिलिट्री एग्रेशन के थ्रू किसी को रिकॉग्निशन मिला है तो उसको हटा लिया जाएगा, रिफ्यूज कर दिया जाएगा। एंड बेटनकोर्ट डॉक्ट्रिन बोलती है कि रॉ मिलिट्री फोर्स से अगर कोई रिजीम पावर में आई है तो भी उसको डिनाई कर दिया जाएगा रिकॉग्निशन। अब आ जाता है हमारे पास कुछ केस लॉज, जो कुछ पीवाईक्यूज जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।